हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है श्रेया एंड एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे नए वीडियो लेक्चर पर। आज की वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ M2 सिलेबस विच इज नॉन एज मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ये भी एक टाइप की मेथड ऑफ सॉल्यूशन ही है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें वेरिएबल कोफिशिएंट प्रेजेंट है उसे हम सॉल्व करते हैं। अभी तक हमने 3 मेथड ऑफ सॉल्यूशन देख ली थी। ये है मेथड ऑफ सॉल्यूशन नंबर 4 जिसका नाम है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो चलिए अब हम इसकी स्टेप्स देखते हैं कि अगर हमें किसी क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व करना है तो इसके अंदर क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करनी होगी। तो स्टेप नंबर 1 वही जो हमारी पुरानी रीत चली आ रही है, पी क्यू एंड आर को फाइंड आउट करना। सेकेंड स्टेप है आपको क्या करना है, CF निकालना है, मतलब हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है जहां पर कुछ इस फॉर्म में आपको CF मिलेगा, C1F1x प्लस C2F2x। ठीक है, कुछ इस टाइप से हमें क्या करना है, हमारा CF वाला पार्ट निकालना है। अब जब हमने ये वाला पार्ट निकाला तो हमारा जो एक्चुअल CF होगा उसको हम कंपेयर करेंगे इस फॉर्म से और क्या करेंगे, F1 मतलब हमारा एक जो फंक्शन है x का, उस दोनों जो x के फंक्शन है जो इसका नाम है F1x और F2x, इसको क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे। तो हमारा स्टेप नंबर 3 वही है जहाँ पर हम क्या करें, कंपेयर करके F1x निकालेंगे, मतलब पहला वाला x का फंक्शन निकालेंगे। फिर हम क्या करेंगे, F2x निकालेंगे, मतलब हम सेकेंड वाला x का फंक्शन निकालेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसी का डिफरेंशियल निकालेंगे और इसी का डिफरेंशियल निकालेंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 3 आपको क्लियर हुई। अब स्टेप नंबर 4 देखिए, यहाँ से आपका होता है रियल क्वेश्चन चालू। ओके, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको एक अलग वैल्यू फाइंड करना है, एक अलग वेरिएबल की जिसका नाम मैंने दिया है s। अगर आप चाहो तो किसी और भी नाम से इसको पुकार सकते हो आप, ये आपके ऊपर है। आप जिसको मैंने यहाँ पर s दे दिया है, आप चाहो तो यहाँ पर a ले सकते हो, नहीं a नहीं ले सकते हो, a भी हमने यहाँ पर यूज कर लिया है। आप चाहो तो p q एंड r में से ले सकते, p q r भी हमने यूज कर लिया, किसी और वेरिएबल से यूज कर लेना, j k l, अगर आपको s अच्छा नहीं लग रहा हो तो। ठीक है, वैसे तो आप अगर ये सारे क्वेश्चन में मैं a से यूज करूँगी तो आप भी a से यूज कीजिए। चलिए, तो क्या करना है, आपको एक नए वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करना है जिसकी वैल्यू होती है f1 डैश x इंटू f2x माइनस f1x इंटू f2 डैश x। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो क्या करना है, हमें एक नया वेरिएबल की वैल्यू निकालना है जिसका मैंने नाम दिया है s। आप चाहो तो किसी और नाम से पुकार सकते हो। ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है ये। हाँ, लेकिन आप अगर इसको जो भी पुकार रहे हो j k l, उसकी वैल्यू यही होना चाहिए, है ना। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू क्या होगी, f1 डैश x इंटू f2x माइनस f1x इंटू f2 डैश x। ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर फिफ्थ स्टेप हमारी आती है जहाँ पर हमको क्या करना है, कंप्लीट सॉल्यूशन को लेट करना है, मतलब सपोज करना है कि हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है, वहाँ इज इक्वल्स टू a f1x प्लस b f2x, जहाँ पर a क्या है हमारा r बाय इंटीग्रेशन ऑफ r बाय s f2x dx, मतलब x के रिस्पेक्ट में ये वाले टर्म का इंटीग्रेशन प्लस c1। सेम b1 में क्या होगा, यहाँ माइनस लग जाएगा, यहाँ फंक्शन क्या आ जाएगा f1x dx प्लस c2। अब आप बोलोगे यहाँ r और s क्या है, r तो जो हमने फर्स्ट स्टेप में फाइंड आउट किया था ये वो है, और s जो हमने ये वाले टर्म में फाइंड आउट किया था ये वो है। ओके, आपको समझ में आया। ये है हमारी स्टेप्स, इनको फॉलो करके हमारा क्या होगा, जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगी जिसको हमें वेरिएशन ऑफ पैरामीटर सॉल्व करना है वो इजीली सॉल्व हो जाएगी। ये बहुत इजी है, अगर आप समझ के करो तो कोई डिफिकल्ट लेवल नहीं है ये क्वेश्चन का। चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं कैसे डील करते हैं। ठीक है, आप एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आई होप आपने ले लिया होगा। इसे अब हम रफ करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन पूरा है, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन विथ मेथड ऑफ वेरिएशन, नहीं मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ठीक है, पूरा नाम आएगा आपको
कि सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। तो मैं यहाँ पर वो नहीं लिख रही हूँ कि हमारा टॉपिक ही वो चल रहा है, तो ऑब्वियस है कि हम उसी रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। मैं यहाँ डायरेक्ट इक्वेशन लिख रही हूँ। चलिए, ये हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन उसने दे दी हमको, इतने में उसने हमें बोल दिया कि ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन को किससे सॉल्व करना है हमें, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। तो हमारी सबसे पहली स्टेप कि हमें ये देखना है कि ये वाली कैटेगरी की है या नहीं, मतलब सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट्स है या नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं ये क्या होगा, डी स्क्वायर, मतलब इसे हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स, इसे हम ये लिख सकते हैं। अब हम देखें तो ये कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली जो हमारी एक कैटेगरी होती है जहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे कोफिशिएंट्स आते हैं, कांस्टेंट कोफिशिएंट्स आते हैं, ये वो वाली कैटेगरी में भी जा रही है। लेकिन यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स से सॉल्व करना है। तो ये वाली टाइप की मेथड किस में अप्लीकेबल होती है, जहाँ पर क्या होते हैं, वेरिएबल कोफिशिएंट्स होते हैं। अब यहाँ पर तो आप बोलोगे कि यहाँ तो कांस्टेंट कोफिशिएंट्स है, हाँ कांस्टेंट कोफिशिएंट है, लेकिन हमें सॉल्व ये वाली मेथड से करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ का इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ये वेरिएबल कोफिशिएंट हो गए। अगर आपको यहाँ नाम नहीं दिया था तो आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे, जिसमें हम CF प्लस PI निकालते हैं। ठीक है, उस कैटेगरी से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, दोनों से आंसर क्या होगा, सेम आएगा। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं हम, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स से हम इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम P, Q एंड R की वैल्यू निकाल लेते हैं। P की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी, 0, Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 एंड R की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, x। यही हो गया हमारी वैल्यूज। dy बाई dx वाली टर्म तो प्रेजेंट है ही नहीं, तो वो P 0 हो जाएगा। Q क्या होगा, x की पावर 0, मतलब अगर मैं इसको हटा भी दूँ तो Q क्या है, 1 एंड R क्या है हमारा, x। मैं एक बार I रिपीट कर रही हूँ, मैं एक बार मतलब एक बार मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। अगर आप इसको चाहो तो CF प्लस PI वाला जो हमने पढ़ा था, हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, उस मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक दिया हुआ है कि इस मेथड से ही सॉल्व करो, तो आपको क्या करना है, इसी मेथड के थ्रू करना रहेगा, वरना आपको मार्क्स नहीं देंगे। ठीक है, तो मैं बस P, Q एंड R की वैल्यू निकल गई। सेकेंड स्टेप हमारी क्या थी, हमें क्या निकालना था, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना था। ठीक है, तो हमारा CF क्या होगा यहाँ, चलिए CF क्या होगा, आई होप अभी तक तो आपको सारे CF एंड PI के फॉर्मूले याद हो गए होंगे। अब यहाँ देखिए, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो m स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1, तो ये क्या हो जाएगा, m इज इक्वल्स टू रूट में -1 प्लस माइनस, यहाँ -1 है ये, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस आयोटा, ये रूट हट जाएगा यहाँ से। -1 को हमने क्या लिख दिया, रूट में -1 को हमने लिख दिया आयोटा, तो हमारे पास वैल्यू आ गई प्लस माइनस आयोटा। तो हमारे पास m की वैल्यू आ गई, तो हमारे पास CF क्या निकल जाएगा, हमारा CF हो जाएगा e⁻0x c1 cos x प्लस c2 sin x। ठीक है, अब यहाँ पर e⁻0x क्या हो जाएगा, 1, तो हमारे पास कुल मिला के CF आया ये। हमारा स्टेप नंबर 3 क्या है, हमको कंपेयर करना है, मतलब जो हमने CF का फॉर्म लिखा था स्टेप्स में, उससे हमें कंपेयर करना है, इसकी वैल्यू निकालना है f1x की और f2x की। अब यहाँ पर ये क्या होगा, f1x, और ये क्या होगा हमारा f2x, तो ये हो गया, नीचे लिख देती हूँ मैं, हियर f1x क्या हो जाएगा हमारा cos x एंड f2x क्या हो जाएगा हमारा sin x। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इसके डिफरेंशिएशन वाले फॉर्म पे निकालना है, मतलब इनका डैश निकालना रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, f1 डैश x कितना हो जाएगा, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा
माइनस ऑफ साइन एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, f2 डैश x इज इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x। स्टेप नंबर 4, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, s की वैल्यू निकालनी है। तो अब s की वैल्यू क्या हो जाएगी, f1 डैश x मतलब माइनस ऑफ साइन एक्स इंटू f2x जो कि क्या है हमारा साइन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। ओके, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई। ओके, तो माइनस ऑफ इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ cos स्क्वायर एक्स। अब क्या किया मैंने, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिया, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, ये टर्म बन जाएगी। और हमें तो पता है ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी से कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 होता है। तो हमारे पास s की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस ऑफ 1। ठीक है, हमारे पास s की वैल्यू आ गई, f1 f2 सबकी वैल्यूज आ गई है। तो हम क्या करेंगे, हमारी स्टेप नंबर 5 जो कि क्या है, हमको कंप्लीट सॉल्यूशन को क्या करना है, एज्यूम करना है। ठीक है, तो हम स्टेप नंबर 5 करते हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन b y इज इक्वल्स टू a f1x प्लस b f2x। हम क्या करते हैं, a और b की फटाफट से वैल्यू निकाल लेते हैं और यहाँ पुट अप कर देते हैं। चलिए आप इसको पूरा व्यवस्थित कीजिएगा, है ना। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूँ कि सबसे पहले आप ऐसे ही खींचना। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे, इसको इस फॉर्म में लिखोगे, फिर सी एफ की वैल्यू निकालोगे, फिर हमारी इस स्टेप्स आएगी, उसको एक्सपांड करना बाय कंपेयरिंग फ्रॉम द स्टैंडर्ड फॉर्म, वी गेट ये। फिर हम क्या करेंगे, लेट सपोज एस इज इक्वल्स टू ये, फिर आप इसको फर्दर सॉल्व करना, इसकी वैल्यू निकालना, फिर यहाँ पर आना कि लेट कंप्लीट सॉल्यूशन बी। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे, थोड़ा सिस्टमेटिक कर लेंगे। अभी यहाँ पर हमने क्या थोड़ा रफ में कर लिया। चलिए इतना तो आप एडजस्ट कर ही सकते हो। चलिए ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ आर बाय एस f2x dx प्लस c1। ठीक है, r कितना है हमारे पास, x है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास x बाय s की वैल्यू कितनी है, ये माइनस ऑफ 1, f2x कितना है हमारे पास साइन x, ये हो जाएगा साइन x dx प्लस c1। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ आ जाएगा, ये माइनस आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस सब का इंटीग्रेशन करना है। ये क्या होगा, प्रोडक्ट रूल से सॉल्व होगा, तो ये क्या हो जाएगा x एज इट इज, माइनस हमने बाहर कर दिया, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस ऑफ cos x, इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस ऑफ cos x, देन माइनस इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस ऑफ cos x dx। ठीक है, ये ब्रैकेट 1 प्लस c1। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बाहर ही रहने दिया, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ x cos x माइनस माइनस प्लस, और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x प्लस c1। काम करते हैं, अब हम इसको थोड़ा ऊपर रब करके देखते हैं। यहाँ पर जगह की थोड़ी कमी आ गई है, इसको मिटा देते हैं। चलिए, तो कुल मिला के हमारे पास a आ रहा है माइनस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस c1। यही आ रही है हमारे पास a की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस का भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा x cos x माइनस sin x प्लस c1। ये हमारी हो गई a की वैल्यू। अब सिमिलरली हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, b की वैल्यू निकालेंगे। चलिए क्या करते हैं, b की वैल्यू निकालते हैं। तो b की वैल्यू क्या होती है, माइनस ऑफ r बाय s, r कितना है x, और s कितना है माइनस ऑफ 1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, इंटू f1x कितना है cos x। चलिए
cos x dx प्लस c2। ये इसका इंटीग्रेशन हमें करना है। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड तो नहीं हो रहा है? आपको फॉर्मूले आपको पीछे वाली कॉपी से चेक करना पड़ेगा, मतलब आपने जो पीछे पेज पर नोट डाउन किया होगा आप उससे फॉर्मूला चेक कर दो, वरना मैं यहाँ पर कोने में लिख दूंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, पहले मैं यहाँ पर ए बी एंड एच के फॉर्मूला लिख दूंगी, तो आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये हो जाएगा x, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx प्लस c2। ये क्या हो जाएगा हमारे पास x sin x, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा cos x प्लस c2। ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। बस अब हम क्या करेंगे, a एंड b की वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पुटअप कर देंगे, तो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या है, ये वाले ब्रैकेट को हटाते हैं, x cos x माइनस sin x प्लस c1 इंटू f1x क्या है cos x प्लस b की वैल्यू क्या आई है x sin x प्लस cos x प्लस c2। इसमें इंटू में क्या है f2 की वैल्यू क्या है sin x, तो ये हो गया sin x। अब इसे हम और फर्दर सॉल्व करना चाहे तो हम कर सकते हैं। चलिए तब पहले हम इसका आंसर्स देख लेते हैं। ए एंड बी की वैल्यू सही आई है, चलिए अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू, ये cos x क्या होगा, अंदर में मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या बन जाएगा x cos स्क्वायर x। अब ये cos x का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, तो माइनस cos x sin x माइनस cos x sin x, फिर ये cos x का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा c1 में, प्लस c1 cos x। क्या करेंगे, प्लस एज इट इज sin x का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, तो ये क्या हो जाएगा x sin स्क्वायर x, फिर इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा sin x cos x प्लस c2 sin x। तो ये हो गया हमारा, तो सिंप्लीफाई करने पर वहाँ। अब देखिए और क्या वहाँ सिंप्लीफाई हो सकता है, ये वाली टर्म देखिए माइनस sin x cos x माइनस की टर्म है और यहाँ प्लस की टर्म है, तो ये वाली टर्म तो क्या हो गई, कैंसिल हो गई, तो मैंने इसको रब कर दिया। अब देखिए अगर मैं यहाँ से x कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर अंदर क्या बचेगा, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, जो कि क्या होता है 1, तो ये क्या हो जाएगा सिंपल x, और ये दोनों का तो कुछ हम कांस्टेंट का कुछ नहीं हो रहा है, कुछ अरेंजमेंट नहीं हो रहा, तो ये एज इट इज आ जाएंगे, प्लस c2 sin x। ये हो गया हमारा कंप्लीट आंसर। इजी था ना। देखिए अब हम इसे क्या करते हैं, थोड़ा मैं यहाँ पर वीडियो पॉज करके आपके लिए ए बी एंड एस की वैल्यू लिख देती हूँ, तो आपके लिए थोड़ी डिफिकल्टी नहीं होगी, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिखती हूँ और यहाँ पर नोट डाउन भी करती हूँ, ओके। जब तक ये थोड़ा पॉज। हाँ गाइस, तो वेलकम बैक। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और इधर रही आपकी हेल्पलाइन, जहाँ पर एस की वैल्यू मैंने लिख दी है, ए की वैल्यू भी लिख दी है, बी की वैल्यू भी लिख दी है, क्योंकि हमने पिछले वाला क्वेश्चन ना कुछ ज़्यादा ही फास्ट फॉर्म में कर दिया था, तो इसको क्या करेंगे हम पूरा प्रॉपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए, ये वाली क्वेश्चन वापस से ही कांस्टेंट वाला है, मतलब कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली टाइप की कैटेगरी में भी ये वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर नाम से स्पेसिफिक दिया हुआ है कि मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर सॉल्व कीजिए। तो चलिए अब हम उससे करते हैं। एक कारण ये भी है कि यहाँ पर देखिए फंक्शन कैसा आ गया है, tan 2x आ गया, तो हम CFPI में क्या होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। वहाँ पर हमने
पी आई के लिए कितने फॉर्म वाले फंक्शन देखे थे, ये टाइप के फॉर्म, ये वाले टाइप के हमने एफ एक्स नहीं डील किए थे पी आई में। यहाँ पर साइन वाले किए थे ट्रिग्नोमेट्री में और कॉस वाले किए थे, लेकिन यहाँ क्या आ गया, टेन आ चुका है। माना कि वो टेन साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन है, लेकिन यहाँ पर पी आई निकालने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। तो चलिए इसे हम कैसे करते हैं, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से। आपको एग्जाम में भी इतना आपका माइंड समझ जाना चाहिए कि ये कौन सी टाइप के मेथड से सॉल्व करे कि इजी हो जाए। जैसे पिछली बारी में हमें क्वेश्चन में इधर से एक्स दिया हुआ था, तो उसे हम पी आई के हेल्प से भी इजीली निकाल सकते थे। अब यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन आ गया है, तो अब हम इसे कैसे करें, तो हम कैसे करेंगे, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से। चलिए हमारी सबसे पहली स्टेप नंबर 1, पी क्यू एंड आर को फाइंड आउट करना। सिमिलरली यहाँ पर आर ये है, पी मैं लिख ही देती हूँ। आप बोलोगे कि ये श्रेया बोलती है कि मैं अब प्रॉपरली सॉल्व करूँगी, वो करती नहीं है। चलिए तो पी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 0, क्यू की वैल्यू क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4, तो ये हो जाएगी हमारे पास 4। एंड आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4 10 2x, 4 10 2x। चलिए ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 हमें सी एफ निकालना है। सी एफ के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना है हमें, तो यहाँ पर आप लिखिएगा प्रॉपरली ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, m² + 4 = 0। तो ये क्या हो जाएगा, m² = -4, ये हो जाएगा m = रूट में -4, यहाँ पर क्या हो जाएगा +-2 ऑफ रूट में -1, -1 को रूट के अंदर ही रहने दिया, 2 बाहर निकाल लिया, और इस वाले टर्म को हम क्या कहते हैं, आयोटा। तो ये क्या हो जाएगा +-2 आयोटा। तो इसका सी एफ क्या निकलेगा, तो सी एफ हमारा हो जाएगा C1 cos 2x + C2 sin 2x। अगर आपको यहाँ पर सी एफ निकालना नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप ज़रूर से मेरे प्रीवियस लेक्चर को ज़रूर से चेकआउट कीजिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैंने यहाँ पर सी एफ डायरेक्ट कैसे लिखा है। बस यहाँ पर बेसिकली रूल लगे हैं, उसके बाद हमने यहाँ पे सी एफ निकाल दिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास सी एफ आ गया। अब बाय कंपेयरिंग दिस सी एफ विद द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, तो यहाँ पर F1 क्या होगा, ये, और F2 क्या होगा, ये। तो अब यहाँ हम लिखते हैं F1 will be cos 2x and F2 will be sin 2x, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा F1 का डैश विल बी इक्वल टू 2 sin 2x, और F2 का डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 cos 2x। ये हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब हमें किसकी वैल्यू निकालना है, हमारे स्टेप नंबर 4 जो कि क्या है, s की वैल्यू निकालना है। मैंने s की वैल्यू के लिए आपकी हेल्पलाइन चालू रखी है। देखिए अब यहाँ पर क्या है, F1 का डैश और F2 नॉर्मल, F1 का डैश इंटू F2, तो ये क्या हो जाएगा -2 sin² 2x, तो -2 sin² 2x। फिर क्या लगा हमारे फॉर्मूले में माइनस, क्या है F1 इंटू F2 का डैश, तो हम इसे क्या लिखेंगे F1 इंटू F2 का डैश cos 2x इंटू cos 2x, क्या हो जाएगा cos² 2x एंड 2 का एज इट इज, तो ये क्या हो जाएगा 2 cos² 2x। सेम यहाँ पर वही आइडेंटिटी बन जाएगी, -2 को हमने बाहर निकाला और अंदर बचा है क्या, sin² 2x + cos² 2x, जो कि क्या हो जाएगा 1। तो हमारे पास वैल्यू आ गई -2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन को एज्यूम करेंगे। पहली स्टेप ये, दूसरी स्टेप ये, एंड थर्ड स्टेप ये, फोर्थ स्टेप क्या है हमारी, मतलब ये फोर्थ स्टेप है हमारी। फिफ्थ स्टेप क्या है हमारी, कंप्लीट सॉल्यूशन को सपोज करना है कि वो क्या है, y = कंप्लीट सॉल्यूशन b, y = a F1x + b
बी f2x। ओके, अब हम a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। a की वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या है, r बाय s। r की वैल्यू क्या है यहाँ पर 410x, यहाँ कॉमा आएगा, फिर r की वैल्यू क्या है हमारे पास 410 यहाँ पर जो इक्वल में होता है वो क्या होता है, r होता है। r की वैल्यू क्या है 410 तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 410 बाय s। s की वैल्यू हमने क्या निकाली है, -2, तो ये हो गई -2 इंटू कौन सा फंक्शन है f2x। यहाँ पर f2 क्या है sin 2x, तो हमने क्या किया यहाँ पर लिख दिया sin 2x dx प्लस c1। अब यहाँ पर 2 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, -2 टाइम ये माइनस को हमने यहाँ लिखा और 4 2 से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए ये क्या बन गया है, ओके। इसे हम कैसे फर्दर सॉल्व है, अब इसे हम 10 2x को हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, मतलब इसको हम ब्रेक कर सकते हैं किसमें, 10 2x को हम sin 2x बाय cos 2x लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही फंक्शन है, इसे हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमको इससे कुछ ना कुछ अगड़म तिगड़म लगानी पड़ेगी। तो अपन सोच रहे हैं कि यहीं से ब्रेक करना स्टार्ट करते हैं 10 2x से, ठीक है। तो यहाँ लिखा मैंने, इसको ब्रेक करके लिख दिया sin 2x बाय cos 2x, मैंने इसको ब्रेक करके ये लिख दिया। अब sin 2x इंटू साइन 2x, इसको मैं लिख सकती हूँ sin 2x का स्क्वायर, ठीक है, ये भी हो गया dx प्लस c1। अब कैसे सो गाइस, अब हमारे पास a की वैल्यू इन टर्म्स में आ चुकी है, पर क्या हम इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर ये टर्म थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हमें दिख रही है। अब इसको कॉम्प्लेक्स से रिड्यूस करके सिंप्लीफाई करने के लिए हमें किसकी नीड रहेगी, कि ऐसे फैक्टर्स यहाँ पे बन जाए जिसके थ्रू हम डायरेक्टली अभी इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, ओके। तो अब यहाँ पर आपको कुछ और अगड़म तिगड़म सोचना पड़ेगा कि किसकी हेल्प से आप इसे और फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हो। तो इसके लिए आपको कुछ, जैसे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिख रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपको रिलेशनशिप ढूंढने पड़ेंगे और जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी। तो आपको यहाँ पर आइडेंटिटीज का यूज करना पड़ेगा जिसकी हेल्प से आप इसको फर्दर ब्रेक डाउन कर सकते हो, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपने कोई सी भी आइडेंटिटी का यूज कर लिया, ओके। यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास दो ही एंगल है, साइन एंड कोस। तो आपको क्या करना है, ऐसी आइडेंटिटी का यूज करना है जिसमें साइन एंड कॉस के एंगल हो, क्योंकि अगर आप दूसरी आइडेंटिटी का यूज करोगे जिसमें टेन सेक वगैरह आ जाए तो ये और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और हमको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, हमको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर साइन एंड कॉस में ऐसी आइडेंटिटी का ढूंढना है हमें। तो हमें बेसिक से आइडेंटिटी पता है, वो आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। समझ में आया। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, दोनों साइड एंगल साइन एंड कॉस के एंगल सेम होना चाहिए और उनका स्क्वायर करें तो वो 1 के इक्वल आता है। अब यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास साइन स्क्वायर है, तो क्या हम इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर साइन स्क्वायर 2x एंड कॉस स्क्वायर 2x लिख दूँ तो भी ये 1 के इक्वल होगा, बस हमने क्या करा, दोनों का एंगल चेंज कर दिया है। अब यहाँ से साइन स्क्वायर 2x की वैल्यू हम निकालेंगे, तो वो क्या आएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या कर देंगे, ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट विल बी 2। इसको मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x अपॉन में कॉस 2x dx प्लस c1। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर हम हाफ एंगल एंड डबल एंगल ये भी फॉर्मूले यूज कर सकते थे, तो हाँ कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ हो जाएगी। हमको क्या करना है, कोशिश ये रखना है कि इसको सिंप्लीफाई करने में हमारे पास जो एंगल है वो सेम ही रहे, क्योंकि अगर आप एंगल ही बदल जाएंगे, कभी हाफ एंगल और डबल एंगल में क्या होता है, एंगल्स चेंज हो जाते हैं। साइन एंड कॉस के रिलेशन में वो रिलेशनशिप है, लेकिन एंगल्स अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे बेसिक से सिंपल सी आइडेंटिटी यूज करेंगे जो हमने बहुत पढ़ी हुई है, ओके। अब हमने यहाँ पर इसको ब्रेक डाउन करा इसमें। अब इसको अब हम फर्दर और सॉल्व करेंगे तो क्या हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, इसको मैंने -2 को बाहर निकाल लिया एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 को भी cos 2x मिल जाएगा एंड माइनस ऑफ cos स्क्वायर 2x के अपॉन में भी ये टर्म आ जाएगी, क्योंकि दोनों इक्वल हो जाएंगे, ओ दोनों को डिनोमिनेटर डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय cos 2x, ओके।
अभी dx इसको भी अपन सेपरेट दे देते हैं और इसको भी सेपरेट दे देते हैं, तो ये हो जाएगा dx माइनस कॉस स्क्वायर 2x अपॉन कॉस 2x dx प्लस c1। ओके, बस हमने क्या कहा, डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट किया है एंड dx को सबसे सेपरेट कर दिया है। तो अब देखिए ये -2 ओवरऑल को मिलेगा, ये -2 हमारी ये वाली पूरी टर्म को मिलेगा जो कि इसके साथ है, मतलब हमारी ये वाली टर्म तक मिलेगा। हमारा c1 कांस्टेंट अलग हो गया है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये -2 एज इट इज। अब cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/cos 2x को हम sec 2x लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 2x ऊपर है एंड अपॉन में cos 2x है, तो हम एक cos 2x को कैंसिल करेंगे तो ऊपर हमारे पास बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx प्लस c1। ओके, अब हमको इनके इंटीग्रेशन पता है, हाँ पता है, तब इसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। अब इनको देखिए, sec 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x प्लस 10x, लेकिन यहाँ पर एंगल क्या है 2x है तो अपॉन में 2 आ जाएगा। चलिए तो ये हो जाएगा log sec 2x प्लस 10 2x बाय 2। क्यों, क्योंकि हमने वो लीनियर एंगल के फॉर्मूले पढ़े थे, लेकिन यहाँ पर कैसे 2x है। हमने वहाँ पर जब फॉर्मूले पढ़े थे sec x का इंटीग्रेशन, तो वहाँ पर हमने सिर्फ x था, लेकिन यहाँ पर क्या है 2x का एंगल है तो अपॉन में 2 आ जाएगा। गॉट इट। अब हम माइनस एज इट इज cos 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin 2x, लेकिन यहाँ पर एंगल 2x है तो अपॉन में भी 2 आ जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा sin 2x बाय 2 प्लस c1। ठीक है, अब दोनों के अपॉन में 2 है तो मैंने क्या करा, ये कॉमन 2 ले लिया, ये कॉमन 2 आ गया डिनोमिनेटर अपॉन का, ये यहाँ कॉमन आ गया और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ओके, अब हमारे पास फाइनली a की वैल्यू कहाँ से आ रही है, मैंने डस्टर, एक सेकेंड में, ये रहा डस्टर मिल गया है। तो अब हम फाइनली a की वैल्यू को लिखते हैं। ओके, तो a की वैल्यू हम लिखेंगे, एक माइनस का सिंबल है जिसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा sin 2x पॉजिटिव हो जाएगा एंड ये माइनस का हो जाएगा log sec 2x प्लस 10 2x प्लस c1। ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, a की। अब सिमिलरली हम किसकी निकालेंगे, b की। ओके, तो अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसे रफ कर देती हूँ क्योंकि ऑलरेडी बहुत घिच पिच हो चुकी है। ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम b की वैल्यू निकालते हैं एंड कंप्लीट सॉल्यूशन निकालते हैं फिर हम। ओके, चलिए सो गाइस, अब हम देखते हैं b की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, मैंने इतनी एरिया साफ किया है ताकि क्लियरली हो सके। तो b की वैल्यू हमें फॉर्मूला पता है, अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हो। ये है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ r की वैल्यू हमारे पास क्या है 4 tan 2x बाय s की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस ऑफ 2, तो ये हमने माइनस ऑफ 2 लिख दिया एंड मल्टीप्लीकेशन में क्या आएगा f1 ऑफ x हमारे पास क्या है cos 2x, तो ये हो जाएगा cos 2x dx प्लस c2। गॉट इट। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट एंड ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये 4 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 2 tan 2x इंटू cos 2x dx प्लस c2। अब इसको भी क्या हम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं। आप सोचिए क्या आप पूरी टर्म को एक साथ इंटीग्रेट कर सकते हो, नहीं कर सकते क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इसको आपको फर्दर ऐसी टर्म्स में ब्रेक करना पड़ेगा जिनका आप इंटीग्रेशन अच्छे से कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। तो 10 को हम डिवाइड मतलब ब्रेक के फॉर्म में लिख सकते हैं sin 2x बाय cos 2x। ठीक है, ट्राई करके देखना पड़ेगा आपको, हर आइडेंटिटी हर रिलेशन आपको यहाँ ट्राई कर करके देखना पड़ेगा। तो ये sin 2x बाय cos 2x लिखा। अब यहाँ देखिए cos 2x के फॉर्म में जब हमने sin और cos के फॉर्म में 10 को कन्वर्ट किया तो यहाँ पर 10 cos 2x से cos 2x क्या हो गया कैंसल आउट हो गया, हमारे पास टर्म क्या बची सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x।
ये हो गया, इसको रब करके हम यहाँ लिख देते dx प्लस c2। अब हमारे पास इंटीग्रेशन ऐसी टर्म का बचा है जो हम ऑलरेडी जानते हैं। अब ये ज़्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, क्योंकि ये वाली टर्म ऐसे बन चुकी है जिसका हम इंटीग्रेशन जानते हैं। चलिए अब इसको फर्दर और इंटीग्रेट करते हैं। तो ये 2 एज इट इज, साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस ऑफ कॉस 2x, लेकिन यहाँ पर 2 है तो अपॉन में भी 2 आ जाएगा, प्लस c2, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? माइनस ऑफ कॉस 2x प्लस c2, माइनस ऑफ कॉस 2x प्लस c2। ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे? a एंड b की वैल्यू आ चुकी है, अब हम कंप्लीट सॉल्यूशन निकालेंगे और उसके लिए हमें क्या करना रहता है? जो हमारी कंप्लीट सॉल्यूशन का फॉर्मूला है a(f1x प्लस b(f2x), उसमें हमको वैल्यू पुटअप करना है। चलिए अब हम वो करते हैं, पूरा रब कर देते हैं इसे अब हम। तो चलिए गाइस, अब हम क्या करते हैं? a एंड b की हमारे पास जब वैल्यूज आ चुकी है तो हम कंप्लीट सॉल्यूशन में पुटअप करके इसका आंसर निकाल देते हैं। चलिए, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है? साइन 2x माइनस लॉग सेक 2x प्लस टेन 2x, ओके, प्लस c1। और ये पूरी टर्म में किसका मल्टीप्लाई होगा? f1x, और f1x हमारे पास क्या है? cos 2x, ओके। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? cos 2x का मल्टीप्लाई, ओके। थोड़ी सी स्पेस की कमी है, आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ये cos 2x लिखा है, इसको अच्छे से लिखिए, देती हूँ मैं, cos 2x, ओके। चलिए, प्लस b की वैल्यू हमारे पास क्या है? माइनस ऑफ cos 2x प्लस c2, तो माइनस ऑफ cos 2x प्लस c2 इंटू में क्या होगा? f2x, और f2 की वैल्यू हमारे पास क्या है? sin 2x, तो ये हो जाएगा sin 2x। अब वापस से हमारे पास, अब इसका काम हो चुका है हमारा, तो अब इसको हम रब कर देते हैं। अब इसका पूरा का काम हो चुका है, तो हम थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। चलिए, अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं हम। तो y इज इक्वल्स टू, अब cos 2x का मल्टीप्लाई हम पूरी टर्म में करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? sin 2x इंटू cos 2x, ये हो जाएगा sin 2x डॉट cos 2x, फिर ये वाले टर्म में मल्टीप्लाई होगा cos 2x का, तो ये क्या हो जाएगा? पहले हम ये लिख देंगे क्योंकि इतनी बड़ी टर्म यहाँ पर आएगी नहीं, तो c1 में मल्टीप्लाई करेंगे cos 2x का, तो ये हो जाएगा c1 cos 2x, ओके। ये हो गया। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस लॉग सेक 2x प्लस टेन 2x इंटू कॉस 2x, समझ में आया? देन ये वाली टर्म यहाँ पर क्या होगा? प्लस माइनस माइनस, तो sin 2x इंटू कॉस 2x, sin 2x इंटू कॉस 2x प्लस c2 sin 2x, ओके। हमने सारी टर्म्स में मल्टीप्लाई कर दिया है। अब जो भी कैंसिल आउट वगैरह हो रहा है आप वो कीजिए और सिंप्लीफाई करके आंसर लिख दीजिए, ओके। अब यहाँ देखिए, ये प्लस का sin 2x cos 2x है, इन यहाँ पर माइनस का sin 2x cos 2x है, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? कैंसिल आउट हो जाएगी। अब कुछ चीज़ कैंसिल आउट हो रही है? नहीं हो रही है, तो हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? y इज इक्वल्स टू c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x, एंड ये वाली टर्म क्या है? जो कि log sec 2x प्लस tan 2x इंटू cos 2x। चलिए, ये हो गया हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन और यही है हमारा लास्ट आंसर। यहाँ पर ही आपका क्वेश्चन एंड होता है, ठीक है। इजी लगा आपको क्वेश्चन? बस आपको ए एंड बी की वैल्यू निकालना चाहिए और बाकी तो बस चुटकियों का खेल है। डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करना, सिंप्लीफाई करना, जो कैंसिल आउट हो रहा है वो कैंसिल आउट करना है, एंड सिंप्लीफाइड आंसर लिख देना है। अब इसके रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से, क्योंकि ये टॉपिक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके लिए तो जितने आप प्रैक्टिस क्वेश्चन करोगे वो कम ही पढ़ेंगे। आपके पास एक बार प्रैक्टिस स्ट्रांग हो गई तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ईजीली आ जाएंगे। तो चलिए, इसको मैं रब करके एक नया क्वेश्चन लिखती हूँ।
आपको नोट डाउन करना है, आप कर लीजिए जब तक फिर मैं इसे पूरा क्लीन करके बोर्ड को जो इतना घिच पिच हो गया है उसे रब करके हम नया क्वेश्चन लेते हैं। ओके, सो गाइस ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपको ट्राई करना है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से। आप वीडियो को पॉज कीजिए, नहीं ये वाले क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है। आई होप आपने अभी तक ट्राई कर लिया होगा। अब हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमारी फर्स्ट स्टेप क्या थी, पी क्यू एंड आर को फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन से पी क्यू एंड आर को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इस इक्वेशन से पी की वैल्यू क्या है, -6, क्यू की वैल्यू है हमारे पास 9 एंड आर की वैल्यू है हमारे पास e की पावर 3x/x²। ओके, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके हमने पी क्यू एंड आर की वैल्यू निकाल ली। अब सेकंड स्टेप क्या रहती है, हमें सी एफ निकालना रहता है जिसके लिए हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन की नीड है। एंड ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए हमें क्या करना है, डी का फंक्शन को अलग करना रहता है। तो अब हम डी के फंक्शन को अलग कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, d² - 6d + 9। अब मैंने क्या करा, ये तीनों टर्म्स में से y को कॉमन निकाल लिया एंड करस्पॉन्डिंग dy/dx को हमने d से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। हमारे पास ये इक्वेशन बन गई इक्वल टू में e⁻³ 3x/x², ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे देन सी एफ निकालेंगे। तो चलिए ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ पर क्या बनेगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी यहाँ पर m² - 6m + 9 = 0। तो इसको ब्रेक करेंगे हम, m² - 3m - 3m + 9 = 0। और ये बनेगी हमारे पास m - 3 जिससे हमने m कॉमन निकाला है, इधर से -3 कॉमन निकाला है एंड ये बन जाएगा m - 3 = 0। तो हमारे पास m की दो वैल्यूज आई है, m = 3 एंड m = 3। तो हमारे पास दोनों वैल्यूज कैसी है, रियल एंड इक्वल। ओके, तो इसका क्या सी एफ का केस आई होप आपको पता होगा। जिन्हें पता नहीं है मैं उनके लिए लिख देती हूँ कि सी एफ के केस के लिए हम क्या करेंगे। एक काम कीजिएगा, आप मेरी प्रीवियस वीडियो को ज़रूर चेकआउट कर लेना क्योंकि इसका अगर मैं केस लूँगी तो थोड़ा सा गेप स्पेस ज़्यादा हो जाएगी। मैं अभी आपको सिर्फ इसी केस का लिख देती हूँ, सी एफ किस तरीके से निकलेगा। चलिए गॉट इट। तो हमारे पास इस कंडीशन में सी एफ क्या निकलता है, c1 + x c2 इंटू e⁻mx और m की वैल्यू यहाँ पर क्या आई है 3x। तो हमारे पास ये हो गया सी एफ। आई होप आपको ये केस पता होंगे कि जब हमारे रूट्स रियल एंड इक्वल आते हैं तो हमारे पास सी एफ क्या निकलता है, c1 + x c2 e⁻mx और हमारे पास m की वैल्यू यहाँ कितनी आई है 3। अब हमें किस फॉर्म में सी एफ चाहिए रहता है, जहाँ पर हमको f1 फंक्शन 1 एंड फंक्शन 2 इजीली मिल जाए। तो अब हम क्या करेंगे, c1 के साथ हमें फंक्शन 1 मिलता है, c2 के साथ हमें फंक्शन 2 मिलता है। तो इसको हम पहले अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो f1 एंड f2 निकाल देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, c1 e⁻3x + x e⁻3x इंटू c2, ये हो गया हमारे पास सी एफ। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, f1 एंड f2। चलिए f1 ऑफ x क्या है हमारे पास e⁻3x एंड f2 ऑफ x क्या है हमारे पास x इंटू e⁻3x e⁻3x। अब हमें f1 डैश निकालना है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3 इंटू e⁻3x एंड f2 डैश क्या निकलेगा, यहाँ पर चेन रूल्स के थ्रू डिफरेंशिएशन होगा। सबसे पहले हमने x को कांस्टेंट रखा एंड इसका डिफरेंशिएशन किया जो कि आया हमारे पास 3 e⁻3x प्लस फिर हमने ये वाले टर्म को कांस्टेंट रखा एंड इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1।
तो हमारे पास f2 डैश x क्या आ गया, सबसे पहले इसको कांस्टेंट रखा, इसका डिफरेंशिएशन 3 इंटू ई टू द पावर 3x, फिर इसको कांस्टेंट रखा एंड इसका डिफरेंशिएशन होता है 1, तो बाय रिजल्ट हमारे पास ई टू द पावर 3x आ गया। हमारे पास f1 f2 f1 डैश एंड f2 डैश आ चुका है। अब हम क्या निकालेंगे s, तो हमारे पास s की वैल्यू क्या होती है, आप हेल्प के लिए यहाँ से देख सकते हो, f1 डैश x इंटू f2x, तो f1 डैश x इंटू f2x क्या हो जाएगा 3 इंटू ई टू दी पावर 3x इंटू x इंटू ई टू दी पावर 3x। ओके, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ई टू दी पावर 3x प्लस ई टू दी पावर 3x, तो ये क्या हो जाएगा ई टू दी पावर 6x, तो यहाँ मैंने लिख दिया ई टू दी पावर 6x, ये टर्म हट गई एंड x को इधर ही लिख देते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा 3x ई टू दी पावर 6x। क्या ओवरऑल टर्म आ गई हमारे पास 3x ई टू द पावर 6x। ओके, फिर आता है माइनस f2 डैश x, f2 डैश x क्या है हमारे पास x इंटू 3 ई टू द पावर 3x प्लस ई टू द पावर 3x। इसमें किसका मल्टीप्लाई करना है f1 x का, तो f1 x हमारे पास क्या है ई टू द पावर 3x। चलिए ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ई टू द पावर 6x माइनस, अब ये टर्म का हम दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x, क्योंकि ये 3 एंड ये x 3x, फिर ई टू द पावर 3x इंटू ई टू द पावर 3x, तो ये क्या हो जाएगा ई टू द पावर 6x प्लस, यहाँ पर प्लस रहेगा, यहाँ पर हमने अभी माइनस का मल्टीप्लाई नहीं किया, सिर्फ अभी हम इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा ई टू द पावर 6x। अब ये माइनस का मल्टीप्लाई अंदर होगा, तो ये क्या हो जाएगा 3x ई टू द पावर 6x माइनस, ये टर्म माइनस की हो जाएगी 3x ई टू द पावर 6x प्लस, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा ई टू द पावर 6x। अब ये वाली टर्म पॉजिटिव, ये वाली टर्म नेगेटिव, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी और हमारे पास अल्टीमेटली s की वैल्यू कितनी आ जाएगी ई टू द पावर 6x, वो भी कैसा नेगेटिव का। तो हमारे पास s की वैल्यू आ गई है। अब हमें किसकी वैल्यूज निकालनी है a एंड b की, तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं रब कर a एंड b की वैल्यूज आपके सामने फाइंड आउट करते हैं। ओके, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए गाइस, अब हम निकालते हैं a एंड b की वैल्यूज। चलिए a की वैल्यू फॉर्मूला वहां पर लिखा है। अब आपको क्या करना है, प्रॉपर जब आप नोट्स बनाओगे, प्रॉपर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो पहले आपको क्या करना है, डायरेक्ट वैल्यूज पुटअप नहीं करना है, ठीक है। पहले आपको क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला आप नोट डाउन कीजिएगा, देन आर एस करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आपको पुटअप करना है, क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी स्पेस की कमी रहती है, अगर मैं थोड़े से लेटर्स छोटे कर लूँगी तो विजिबिलिटी में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, तो इसीलिए मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, पर आपको डायरेक्ट नहीं करना है। पहले आपको फॉर्मूला लिखना है, देन करस्पॉन्डिंग वैल्यूज पुटअप करना है। ओके, अब पहले r की वैल्यू हमें चाहिए, r की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये e टू द पावर 3x बाय एक्स स्क्वायर, r बाय s की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस ऑफ e टू द पावर 6x, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 अपॉन माइनस ऑफ, एक काम करते हैं माइनस को बाहर लिख देते हैं, e टू द पावर 6x इंटू में क्या है f2x, f2 क्या है हमारे पास ये है, तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुटअप कर देते हैं x ई टू द पावर 3x dx प्लस c1, गॉट इट। अब यहाँ देखिए ई टू द पावर 3x इंटू ई टू द पावर 3x, तो ये क्या हो जाएगा ई टू द पावर 6x, ठीक है। अब ये ई टू द पावर 6x से ई टू द पावर 6x कैंसिल आउट। अब यहाँ क्या है, अपॉन में एक्स स्क्वायर है, ऊपर x है, तो x से एक x कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा अल्टीमेटली, ये माइनस एज इट इज है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स dx प्लस c1, और 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x, तो ये माइनस का एज इट इज प्लस c1, ये आ गई हमारे पास a की वैल्यू। अब हमें सिमिलरली b की वैल्यू भी निकालना है, चलिए b की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। b की वैल्यू के लिए माइनस साइन, वापस से आपको पहले फॉर्मूला लिखना है, फिर वैल्यूज पुटअप करना है। अब r की वैल्यू चाहिए, r की वैल्यू क्या है हमारे पास e टू द पावर 3x बाय
एक्स स्क्वायर इंटू बाय एस मतलब 1 बाय ई टू द पावर 6x एंड माइनस का है, यहाँ पर माइनस है तो ये वाला माइनस को मैंने बाहर निकाल के यहाँ किया तो ये वाला क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, ये हो गया e टू द पावर 6x। अब क्या मल्टीप्लाई में है f1x क्या है हमारे पास e टू द पावर 3x, ओके, dx प्लस c2। अब यहाँ देखिए वापस से e टू द पावर 3x इंटू e टू द पावर 3x मतलब e टू द पावर 6x एंड e टू द पावर 6x ये कैंसल आउट हो जाएंगे। अब क्या चीज बचा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर dx प्लस c2। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को ऊपर लेकर आ जाएंगे तो पावर माइनस की हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास x की पावर -2। अब इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं हम, x की पावर -2 प्लस 1 बाय -2 प्लस 1 और ये क्या हो जाएगा -1, तो इसकी पावर हो गई -1 एंड अपॉन में भी क्या आ जाएगा -1 प्लस c2 और इसको ओवरऑल हम ऐसा लिख सकते हैं -1 बाय एक्स प्लस c2। ये हमारे पास आ गई b की वैल्यू, ओके, ये हमारे पास a एंड b की वैल्यूज आ चुकी है। अब हम बहुत नज़दीक आ चुके हैं हमारे कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए, तो चलिए अब हम कंप्लीट सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। इधर का रफ कर दूं मैं, चलिए अब s की वैल्यू का कुछ काम नहीं है। अब कंप्लीट सॉल्यूशन में क्या होता है, y इज इक्वल्स टू a f1x प्लस b f2x, यही होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुटअप करते रहेंगे। a की वैल्यू हमारे पास है माइनस ऑफ log x प्लस c1, ओके, ये वैल्यूज मैंने पुटअप कर ली a की। अब इसको हटा देते हैं। अब क्या चाहिए, f1x की वैल्यू क्या है e टू द पावर 3x, ओके, ये वाली काम हमने कर ली। अब हम b लिखेंगे, b की वैल्यू क्या है हमारे पास -1 बाय एक्स प्लस c2 इंटू क्या है हमारे पास f2x एंड f2x की वैल्यू क्या है हमारे पास x इंटू e टू द पावर 3x। चलिए अब हमारा इन ये चीज़ों का भी काम हो गया, तो इसको रफ कर देते हैं तो थोड़ा क्लीन लगेगा बोर्ड। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं टू गेट कंप्लीट सॉल्यूशन। ये क्या हो जाएगा, ये टर्म का हम इधर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक काम करते हैं, इधर वाली टर्म में भी e टू द पावर 3x है एंड इधर भी e टू द पावर 3x है, तो इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं। चलिए e टू द पावर 3x कॉमन निकाल लिया। अब ये वाली टर्म बचेगी तो मैंने लिख दिया माइनस ऑफ log x प्लस c1। अब इधर से क्या बचेगा, ये टर्म तो बचेगी लेकिन x भी बचेगा जिसका मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करते हैं x का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं। तो x का मल्टीप्लाई इधर किया तो ऊपर x आ जाएगा ना, x से x क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो अल्टीमेटली -1 बचेगा, तो मैंने लिख दिया यहाँ -1 एंड x का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस x c2। समझ में आया आपको। अब देखिए e टू द पावर 3x, अब देखिए क्या कर सकते हैं हम, फर्दर सॉल्व x c2। अब आप ये देख सकते हो, अगर आपको इसके बाद यहाँ पर भी आप कंप्लीट सॉल्यूशन छोड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आंसर भी राइट है, पर इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे log e विद बेस e की वैल्यू होती है हमारे पास 1, तो मैं इसको log e लिख सकती हूँ। चलिए इसको log e लिख देते हैं, ये एक्स्ट्रा है, अगर आप यहाँ पर भी ड्रॉप करना चाहो तो आपका क्वेश्चन करेक्ट है, ओके। अब ये क्या है माइनस ऑफ log x और इसको हमने क्या कर दिया माइनस ऑफ log e। मैंने आपको बताया log e विद बेस e की वैल्यू होती है 1, ये पे माइनस साइन एज इट इज लिखा एंड 1 की वैल्यू लिख दी हमने log e। अब और फर्दर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू e टू द पावर 3x c1 प्लस x c2 एंड दोनों में से माइनस कॉमन निकाला मैंने, इधर से मैंने माइनस कॉमन निकाला एंड तो क्या बच गया ये log x प्लस log e एंड log a एंड log b की प्रॉपर्टी क्या होती है log a b, तो माइनस एज इट इज एंड इसको क्या हो जाएगा ये log a इंटू b मतलब log ex, तो ये हो गया log ex एंड दैट इज योर कंप्लीट आंसर। एक बार हम आंसर मैच कर लेते हैं और ये हमारा आंसर यहाँ पर
खत्म हो गया है। ठीक है, हमारा आंसर बिल्कुल राइट आया है। अब यहाँ पर हमारी ये जो करंट मेथड थी, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, यहाँ पर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। इसके रिलेटेड हमने 3 क्वेश्चंस देखे। नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ओनली अप टू यू कि आप कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हो और कितनी मेहनत करते हो ये टॉपिक पे, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपके जो डाउट्स वगैरह है वो सॉल्व होते जाएंगे। और अगर आपको कुछ डाउट आते हैं जो आप नहीं सॉल्व कर पाते हो तो वो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करूँगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम देखते हैं कि हमें नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है उसका एक पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है एंड सेकेंड पोर्शन में हमें कंप्लीट करना है। सेकेंड पोर्शन में हमें है पावर सीरीज सॉल्यूशंस, लीजेंडर पॉलिनोमियल्स, बेसिल फंक्शंस और उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह। अब ये वाला जो पोर्शन है ये थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैं सोच रही हूँ कि अपन पहले पूरी 5 मॉड्यूल्स वेक्टर कैलकुलस तक अपन कंप्लीट कर लेते, देन हम ये जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन जो बचा हुआ है उसको हम कंप्लीट करें, क्योंकि वो थोड़ा सा टफ है एंड मोस्टली जो क्वेश्चंस रहते हैं चैप्टर नंबर 2 से वो मोस्टली ये जो 4 मेथड हमने पढ़ी है उसी से आ जाते हैं। और जो वो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत रेयरली आते हैं। ऐसा नहीं बोल रही कि वो टॉपिक आप छोड़ सकते हो, हम कंप्लीट करेंगे उसको। अगर आपको नीड लग रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम वो वाले सिलेबस को भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। हम एक भी टॉपिक छोड़ेंगे नहीं, ओके। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 3, क्योंकि अब मैंने आपको कहा वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, उसको हम शांति से करेंगे। एक बार हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना तो हमारी चिंता दूर हो जाएगी कि चलो एक ही टॉपिक छूटा, एक ही पोर्शन छूटा हुआ है हमारा, बाकी हमारे पूरे 5 यूनिट्स हो चुकी है। तो आपको भी कॉन्फिडेंट हो जाएगा, आप भी कॉन्फिडेंट हो जाओगे एंड मैं भी कॉन्फिडेंट हो जाऊंगी कि एटलीस्ट हमने 5 यूनिट कर लिए। अब हमारे पास एक छोटा सा पोर्शन बचा है जिसको अब हम करेंगे, ओके। तो अगर आपको नीड ऐसा लग रही है कि नहीं मैम आप अभी हमें करवा दीजिए तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा, तो अपन उसको चालू कर देंगे। तो अभी के लिए अब हम कल अगली वीडियो से स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 3 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अभी के लिए हमारा चैप्टर नंबर 2 यहाँ पर ड्रॉप होता है एंड इसका जो एक पोर्शन बचा है उसको हम बाद में स्टार्ट करेंगे जब हमारे 5 यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। सो अब आप ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, ये हमने मेथड्स पढ़ी है उसको अच्छे से सॉल्व कीजिए एंड अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। तो आपको चारों मेथड्स अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है। तो जैसे ही क्वेश्चन आएंगे आपको क्लियरिटी हो जाएगी, ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, और आपका टाइम भी सेव होगा जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि आपके जो माइंड है उसमें 1 बाय 1 आपकी स्टेप्स क्लियर होती जाएगी। अगर आप एक मेथड के 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको हैबिट हो जाएगी कि यार इस स्टेप के बाद हमें ये स्टेप पे जाना है, ये स्टेप पे जाना है, ये स्टेप पे जाना है, ठीक है। तो ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।